नाज़रीन व सामीन कराम आदाब। इल्मी और अदबी खबर के साथ मैं हूँ अज़रा अलीम। सबसे पहले आज के ज़ाकिरे में जो अहबाब शरीक हो रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर अलोक राय साहब जो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से यहाँ तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर अलोक राय साहब, आज का जो मौजूद है, आज के मुज़ाकरे का जो मौजूद है, उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी एक साझी रिवायत विरासत, इस पर गुफ्तगू होगी। प्रोफेसर अलोक राय साहब से आपसे गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, रायक्रम तशरीफ़ लाएँ, जनाब अजीज़ुल्लाह बेग, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ, और इस मुज़ाकरे को मॉडरेट करेंगी मोहतरमा अज़रा नकवी साहिबा। आपसे भी दरख्वास्त है मंच पर शहनशीन पर तशरीफ़। BIC की ये रिवायत है कि प्रोग्राम सही वक्त पर शुरू होते हैं और मुक़र्रर वक्त पर ख़त्म होते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में पहले ही बहुत ताख़ीर हुई है, इसलिए मैं बहुत तफसील से आज के शुरा का तारुफ़ नहीं करवाऊँगा। महज रस्म की अदायगी के लिए मुख्तसरन मुज़ाकरे के शुरा का तारुफ़ पेश है। प्रोफेसर अलोक राय अदबी, सक़ाफ़ती और एकेडमिक हलक़ों में प्रोफेसर अलोक राय एक नातिक़ और असरी सक़ाफ़ती उमूर पर लिखने वाले अदीब की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। प्रोफेसर अलोक राय का ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जो हिंदुस्तानी सक़ाफ़त और ख़ास तौर से ज़बान व अदब के शोबे में अपने गैर मामूली योगदान के लिए इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। आपकी इब्तिदाई तालीम हमारे मुल्क के एक बहुत ही अहम और तारीख़ी शहर इलाहाबाद में हुई। इस शहर का आपकी शख्सियत साजी, ज़हनी तरबियत और नौउम्री से ही सक़ाफ़ती उमूर से दिलचस्पी में नुमायाँ रोल रहा है। आपका तालीमी रिकॉर्ड बहुत ही शानदार और काबिल सताइश है। आपने रोड्स स्कॉलर की हैसियत से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की, रिसर्च किया। इसके अलावा कॉमनवेल्थ फेलो की हैसियत से लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के तालिब इल्म भी रहे। आपकी तहक़ीक़ का मौजू था जॉर्ज ऑरवेल एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्पेयर। यह तहक़ीक़ी मक़ाला 1990 में शाया हुआ। आपने मुंशी प्रेमचंद की नावल निर्मला का तर्जुमा किया है। आपकी सबसे अहम किताब का नाम है हिंदी नेशनलिज्म, जिसमें न सिर्फ हिंदी ज़बान की तारीख़ का अहाता किया गया है, बल्कि भारत में ज़बान की सियासत को भी समझने और समझाने की संजीदा और गैर जानिबदाराना कोशिश की गई है। बहसत उस्ताद आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेज़ी में भी आपने तालीम दी। यहीं से 2011 में मुलाजिमत से सबकदोश होने के बाद इन दिनों इलाहाबाद में रहते हैं। धूप छाँव ये आपके घर का नाम है, जो खूबसूरत भी है और मानाखेज़ भी। मानाखेज़ इस लिहाज से कि उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी का मामला भी कुछ धूप छाँव जैसा ही है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह हिंदी शायर, लेखक और अनुवादक हैं। आपकी हिंदी कविताओं की 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं। आपने कन्नड़ और उर्दू नस्लों का हिंदी में तर्जुमा किया है। ख़ास तौर से आपने खलील मामून की मुंतखब उर्दू नस्लों का जो हिंदी में तर्जुमा किया है, वो किताबी सूरत में शाया हुआ है। रूहानियत आपकी शख्सियत में रची बसी है, इसलिए आपने संत और वचनकार अल्लामा प्रभु और सूफ़ी संत कबीर दास का तक़ाबुली मुताला करके एक तहक़ीक़ी मक़ाला लिखा, जिस पर उन्हें PhD की डिग्री अता की गई। डॉक्टर अजय कुमार की सबसे बड़ी सिफत या खूबी ये है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं।
उर्दू में एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है शरीफुन नफ्स, तो मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि वो शरीफुन नफ्स इंसान है। वो जो गालिब ने कहा है कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह उन बहुत ही चंद लोगों में से एक हैं जिन्हें आदमी से इंसान होना नसीब हुआ। जनाब अजीजुल्लाह बेग का उर्दू सहाफ़त और उर्दू अदब दोनों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उनका मुताला बहुत वसी है। अदब के अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी उर्दू अंग्रेज़ी किताबें पढ़ते रहते हैं। अदब के अच्छे पारख हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार के बाद कभी कभार अदबी मज़ामीन लिखते हैं। आपकी सहाफ़ती अदबी तहरीरों की नसर बहुत ही अच्छी होती है। तालिब इल्मी के ज़माने से ही उर्दू ज़बान, उर्दू सहाफ़त, उर्दू अदब, उर्दू तालीम और उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशा हैं। लिहाजा आज के मौजू के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में उनकी बड़ी जानकारी है और उस पर वो गहरी नज़र रखते हैं। मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ जदीद उर्दू नज़्म की एक मोतबर और नुमाइंदा शायरा हैं। पूरे बरसग़ीर के अदबी हलक़ों में जानी पहचानी जाती हैं। फ़िक्शन से भी दिलचस्पी है। आपका एक नावल जल्द ही मंजर आम पर आने वाला है। ख़वातीन की सक़ाफ़ती तंजीम महफ़िल निसान की सदर हैं और रियासत कर्नाटका में ज़मीनी सतह पर उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मोहतरमा अज़रा नकवी अफ़साना निगार, शायर, मुतरजिम और सहाफ़ी हैं। एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। आपने आला तालीम हासिल करने के साथ साथ फ़्रेंच ज़ुबान में डिप्लोमा भी किया है। एक तवील अरसे तक आप बैरूनी ममालिक जैसे कनाडा, इराक़ और सऊदी अरब में रहें। इन ममालिक में क़याम के दौरान वहाँ के उर्दू अखबारों और उर्दू तंजीमों से जुड़कर उर्दू की नई बस्तियों में उर्दू की तरक्की के लिए काम किया। आपकी कई शेरी और नसरी किताबें शाये हुई हैं। आपकी शख्सियत के उसलूब में संजीदगी, शाइस्तगी और सादगी है और ये सारी सिफ़ात आपके अदबी उसलूब में भी मौजूद हैं। आलमी सतह पर उर्दू की सबसे मकबूल वेबसाइट रेख्ता उर्दू के लिए भी काम करती हैं। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में अनाउंसर भी रही हैं। ज़ाहिर है आपकी आवाज़ यकीनन अच्छी और ख़ूबसूरत है और आज के मुज़ाकरे की कार्रवाई को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने के लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता था। मैं मोहतरमा अज़रा नकवी साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बराए करम गुफ्तगू का आगाज़ करें। शुक्रिया। अब आपने बहुत से सवालों का जवाब दिया और एक तो बात यह है कि तारीख का पूरा आपने निचोड़ पेश कर दिया। जो भी सूरत हाल है, जिसकी आपने बैकग्राउंड बताया, वो अपनी जगह है। लेकिन ये जो आपने एक बात मैं और पूछना चाहती थी सर कि इसके जो उर्दू और हिंदी के तनाज़े में एक जगह मौलवी अब्दुल हक का भी जिक्र आता है। वो मुझे याद नहीं कि वो क्या था कि उन्होंने भी शायद कुछ ऐसा कहा था कि इनको दो ज़बानों का कि जो है वो तब एक वोट से जीता था। जी हाँ, बहुत ही क्लोज था। हाँ, वो एक था कुछ, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहती हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि मौलवी अब्दुल हक ने भी उर्दू के हक में नहीं किया था और वो क्या चीज़ थी मुझे इल्म नहीं। मैं उसके बारे में जिसको भी मालूम हो मैं कहीं ना कहीं पढ़ना चाहती हूँ उसको। तो सर ये जो आपने अभी कहा कि ये ज़मीन खिसकती जा रही है यकीनन, और हम उसके अगर शिकायत करने बैठे हर एक को होगी वो। लेकिन जैसे मैं क्योंकि अब मैं इसी प्रोसेस में हूँ कि अब मैं जब रेख्ता में काम करती हूँ उर्दू के बारे में हिंदी स्क्रिप्ट में लिखती हूँ तो लोग उर्दू वाले मुझे कहते हैं अच्छा तुम हिंदी में किताबें लिखने लगी। मैंने कहा कि मैं उर्दू के लिए काम कर रही हूँ। तो वो कहते कैसे ये उर्दू में लिखना था। मैंने तो उर्दू वालों को तो पता ही है ये सब, लेकिन ये हमारी साझी विरासत है, इसको हम दूसरों तक पहुँचाएं। तो इसमें अब देखिए ये नागुज़ीर है कि इसमें रस्मुल ख़त का जिक्र आए कि क्या हम उर्दू को ये साझी विरासत को वापस लाने के लिए इसको हम रोमन में लिखें, देवनागरी में लिखें, उर्दू में लिखें। ये बात राजेंद्र प्रसाद जी वाली बात नहीं, इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। अभी ये बात हो सकता है कि हम बाद में लाएं। हाँ, क्योंकि इसका फॉर्मेट भी बदल गया। सिंह साहब, मैं आपसे अभी आपका जब मैं रेज़्यूमे पढ़ रही थी तो मुझे इतनी हैरत हुई, इतनी खुशी हुई, खुशगवार हुआ कि आप
का प्रोफेशन क्या है और आपने कबीर पे काम किया है, तो इसी बैकग्राउंड में जो सर ने कहा, अशोक राय साहब ने, तो आप कबीर को उर्दू का शायर मानते हैं कि हिंदी का शायर मानते हैं? मेरे लिए सवाल उठता ही नहीं, सवाल उठता ही नहीं। और मैं कबीर की आप कहिए फिलोसफी, हिज वर्ल्ड व्यू, हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ, वो मेरे लिए काफ़ी है। उनकी काव्यात्मकता जिसको कहते हैं, हिज पोइट्री, वो मेरे लिए काफ़ी है। चाहे वो हिंदी के हों, उर्दू को हैं, ग्रीक के हों या इटालियन हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन है, लेकिन हमारे अदब के तालिब इल्मों को बाकायदा कबीर को पढ़ाने की ज़रूरत थी, सिलेबस में लाने की ज़रूरत थी। और जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात है कि उर्दू में सिलेबस में वो नहीं है। अभी मैंने सुना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि हमें अपने सिलेबस में बीए के कबीर को भी रखना चाहिए। जी, अगर ये सवाल है तो मैं कहूँगा कि उर्दू में ही नहीं, कबीर को तो हर लैंग्वेज की सिलेबस में रखना चाहिए। अगर हम वो हिंदुस्तान बनाना हिंदी में तो होता है, हिंदी में तो शामिल है वो। बहुत जगह कबीर है, रहीम है। वो मैं मालूम करना चाहूंगी कि हाँ, नहीं पीएचडी तो हो रही होगी किसी इंटरडिसिप्लिनरी में। मैं ये भी साफ कर दूं, मैंने जो ये कहा ये मेरा जाति विचार है, कहना है, थिंकिंग है। लेकिन जो ये सवाल उठाना चाहते हैं वो सवाल वाजिब है, वो अपना जवाब ढूंढे, लेकिन मेरे लिए वो सवाल जरूरी नहीं, ये कहना चाहूँगा मैं। लेकिन क्योंकि हम जबान के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो ये कि लेकिन मैं भाई साहब से छोटी सी किया था सवाल तो कहिए। पहले तो मैं कह दूं कि आपको सुनने के बाद केवल मालूमात में इजाफा नहीं हुआ है, हमको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी और बहुत स्मूथ इजाफा हुआ है। तो हम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप बोले पहले। जी। आपने ये एक जिक्र किया था कि जो जहरीली पॉलिटिक्स है इसकी शुरुआत लखनऊ में हुई, लेकिन आपने ये नहीं कहा था उसमें कब हुई थी, किस चीज़ का जिक्र नहीं किया। ये फिर ये तो बैठ के फिर हाँ नहीं, ये अजय ये शुरुआत, ये पॉलिटिक्स बेसिकली शुरू होती है 1857 के बाद। इतना पहले शुरू? हाँ, 1857 के बाद जब हालात थोड़े संभलते हैं तो 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है, चार्ल्स वुड का आता है ऑन रीऑर्डरिंग एजुकेशन इन NWP। उसके हिसाब से, और ये कहानी पूरी है इसकी में क्रिस्टोफर किंग की किताब है, पूरा इसका जिक्र है कि दो लैंग्वेज स्ट्रीम्स के एजुकेशन है, उसका है ना, हाँ उसका जिक्र है। तो उसके चलते एक लैंग्वेज स्ट्रीम ऐसा बनता है जो कि नागरी में ट्रेंड है, जो नागरी में ट्रेंड है, जिसका कि कैचमेंट मेनली रूरल है, अर्बन नहीं है, मेनली रूरल कैचमेंट है, और जिसमें कास्ट कॉम्पोजिशन मेनली ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया। ठीक, अच्छा, ये लोग 1854 के एजुकेशन उसके बाद में बनते हैं। एक सोचिए 15-20 साल में तो एक पूरी जमात तैयार हो गई जो कि आती है मार्केट में, नौकरियां चाहिए। 1857 के बाद ब्रिटिश राज की जो सरकार बनती है, क्वीन की सरकार बनती है, उस नई सरकार में जाहिर है एम्प्लॉयमेंट लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को फारसी रस्म ख़त नहीं आता उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। कानूनन 10 रुपए से ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले किसी भी ओहदे के लिए ये ज़रूरी है कि वो फारसी रस्म ख़त जाने। ठीक है, ठीक है, ये बात अपने आप में हमको चौंका देती है। ये कैसे हुआ, ये कैसे क्योंकि चलाने की कोशिश भी की गई, एक बार जोर पड़ा तो हटाया, फिर वापस ले आए,
क्योंकि जाहिर है कि इसके बने रहने में भी एक बहुत ही पावरफुल तबका था जो कि इसके फेवर में था। वो तबका सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, उसमें कश्मीरी हिंदू भी थे, कश्मीरी बामन भी थे, कायस भी थे, सब थे। ठीक है, ये पूरा तबका था। ठीक है, तो ये प्रेशर बढ़ता रहा। 1860 ऑनवर्ड्स पहला कमीशन चाहिए, तो ये होता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पिटीशन किया जाता था कि देखिए इसके बारे में कुछ कीजिए। हाँ कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। एक कमेटी बना दी, रिपोर्ट ले ली, वापस कर दी। फिर प्रेशर बना कुछ साल के लिए, फिर कमेटी बनाई, है ना। फिर हंटर कमीशन बनाया 1884 की रिपोर्ट आती है ना। हंटर कमीशन बनाया। हंटर कमीशन की बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर कभी टेस्टिमनी देखने का मौका मिले तो, क्योंकि सर सैयद वहाँ टेस्टिफाई करते हैं और भारतीय हिंदू टेस्टिफाई करते हैं, दोनों की टेस्टिमनी है वहाँ। और सर सैयद जाहिर है जो उस जमाने के उर्दू वालों को अंदाज था कि ये हिंदी पे जबान होती है, ये हिंदी है, इसको तो भाका कहते थे ना। तो ये भाका है, और ये तो गवाही गवार लोगों की बात की भाका है। ये इसको हम क्या अहमियत देंगे, इसको क्या रिकग्निशन देने की बात है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं इसकी पॉलिटिक्स आ रही है, इसकी पॉलिटिक्स सारी पूरी समय चल रही है। तो भारतीय हिंदू वहाँ हंटर कमीशन में बताते हैं कि जब लाल साहब अपनी बीवी को खत लिखेंगे, तो फारसी में नहीं लिखेंगे, फारसी रस्म खत में नहीं लिखेंगे, जब अपनी बीवी को खत लिखते हैं तो नागरी में लिखते हैं, क्योंकि नागरी जो है वो औरतों की स्क्रिप्ट है। समझ रहे, नागरी जो है औरतें सीख रही और प्राय हिंदू औरतें सीख रही हैं, समझिए। ठीक है, तो ये फिर अच्छा, तो हंटर कमीशन पे बहुत प्रेशर आता है। हंटर कमीशन में सर सैयद उस राय बहुत पावरफुल आदमी है, वाइसरॉय काउंसिल में सर सैयद समझा देते हैं हंटर को कि ये जो मामला है ये बहुत पेचीदा है, बहुत सेंसिटिव है, ये भी इसमें आप हाथ न लगाएं तो बेहतर। तो वो आप तो सो जाते हैं। तो उस वक्त का एक हिंदी का एक रिसाला उसमें आता है, हंटर ने जो हंटर मारा दिल टूट गया हमारा। तो हंटर ने हंटर मारा, फिर बात टल गई। फिर कुछ साल तक मामला पकता रहा, धीरे धीरे फिर उफान आया। फिर मैकडॉनल्ड अब बिहार में थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार में मतलब थे, बंगाल एंड बिहार था वहाँ पे उनका फिर उर्दू वालों से साबका पड़ा था बिहार में। अच्छा, उर्दू वाले जाहिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात कर रहे हैं तो उनको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने राय काफ़ी सटीक उर्दू बोली, उनको उर्दू समझाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने बिल्कुल भारी गाड़ी उर्दू मैकडॉनल्ड साहब के गले उतारी, गले उनके उतरी नहीं। वो जो आए यहाँ, जब उनका ट्रांसफर पे आए यहाँ पे अवध में, तो उनको मौका मिला, और ये तैयार थे इस बात के लिए, वैसे भी मतलब जमीन तैयार हो चुकी थी, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। और फिर ऑर्डर की फिर डिटेल्स की कहानी हम पूरा नहीं बताएंगे। ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज किया गया कि पहले सिर्फ रस्मुल खत को लेकर ऑर्डर था, फिर ये हुआ था रस्मुल खत अगर हुआ तो फिर दो रस्मुल खत जाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो जबान पे बात छोड़ दीजिए, तो ये समझेगा कि जबान की बात हल्की होती है, तो साथ तो ये कि उर्दू और हिंदी दोनों जबान आनी चाहिए। उर्दू हिंदी दो जबान हो गई, है ना, दोनों जबान आनी चाहिए, जबकि ऐसे दोनों रस्मुल खत आनी चाहिए। ऑर्डर ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था वो कर्जन ने इन वाइसरॉय काउंसिल वो बदला है, ये चीज तब आता है। तो फिर मैकडॉनल्ड आते हैं और वो ऑर्डर पास करते हैं। आप तो इलाहाबाद से वाकिफ हैं, जिस चीज को हिंदू हॉस्टल कहा जाता है, ठीक है, उसका बोर्ड अब भी अगर हटाया नहीं हो सकता, पिछले साल में हटा दिया हो, वो मैकडॉनल्ड बोर्डिंग हाउस था, अब हटा दिया। अब उसका नाम मैकडॉनल्ड बोर्डिंग हाउस था। अलीगढ़ में अब भी है मैकडॉनल्ड हाउस, ठीक है, अलीगढ़ में होगा, ठीक है। मैकडॉनल्ड बोर्डिंग हाउस था, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स के लिए मूर्तियां बनी, मैकडॉनल्ड्स के कसीदे लिखे गए, सब कुछ हुआ, ठीक है। तो ये इसलिए मेरा मतलब लखनऊ से ये था कि लखनऊ में जो शुरू होती है तो ये एक दूसरा ही रंग ले लेती है यार।
तो मेरा एक सवाल ये है जी कि प्रेमचंद ने लिखने का आगाज़ उर्दू में किया, जी इसकी क्या वजूहत थी? क्या उस वक्त हिंदी काबिल एतमाद ज़बान नहीं थी, या उसकी कोई शक्ल मुकम्मल तौर से अदबी सतह पर नहीं बनी थी? ये एक सवाल है। दूसरा, इस दो ज़बानों के मसले को हल करने के लिए मेरे जहन में एक ख्याल ये है कि हिंदी और उर्दू के नाम हटा दिए जाएं, उसका नाम हिंदुस्तानी रख दिया जाए और हिंदुस्तानी दोनों ज़बानों में लिखी जाए। क्या मसला इस तरह हल नहीं हो सकता? ये गांधी जी का गांधी जी का टाइम जी 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 का तो ये हमारे सामने हल तो है। वैसे वैसे सच पूछिए तो अच्छे एडल्ट ग्रोन अप लोग नाम को लेकर ऐसा झगड़ते हैं, है ना? आजकल नाम ही तो बदला जा रहा है। ये सजेशन आपने हिंदुस्तानी का कहा, इसके और भी फॉर्म्स हैं। किसी ने ये भी कहा कि मान लीजिए हम इसको उर्दी कहने लगे, उर्दी हिंदू कहने लगे, हिंदी बात बन जाएगी। जाहिर एक बात नहीं बनी, बात नहीं बनी, यानी कि फिर लगता है कि फिर मसला कुछ और है, कुछ और भी है ना, सिर्फ नाम की बात नहीं है। हालांकि नाम पे आप जो बात करें बिल्कुल सही है कि इसको लेकर तमाम इतना झगड़ा हुआ है कि इसको क्यों कहते हैं, हिंदी नहीं उर्दू है, उर्दू नहीं है, माफ कीजिएगा। इसके बाद आप जरा जाहिर है उर्दू फारसी पढ़ देते हैं, इंग्लिश पढ़ी नहीं थी उन्होंने, उर्दू फारसी पढ़ी थी, उर्दू फारसी में लिखना शुरू किया। उर्दू फारसी में जो पहली जो किताब उनकी शाया हुई तो वो जब्त हो गई। इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड की हूँ, पर फिर भी ज़बान से मोहब्बत रखती हूँ। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि कबीर किस ज़बान में लिखते हैं या उनका इन्फ्लुएंस किस में है, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि वो किस उन्होंने तो किसी ज़बान में नहीं लिखा, वो लिखते ही नहीं थे। तो उनका इन्फ्लुएंस इम्पोर्टेंट है, ना कि उनको किसी ज़बान से जोड़ दिया जाए। तो ये बात है कि अब जो है, जो विरासत है हमारी, वर्षा जो है हम लोगों का बच चुका है। अगर कबीर है तो हिंदी के हैं, इकबाल हैं तो उर्दू के हैं, जैसे कि साहब ने भी कहा कि गालिब हैं तो उर्दू के। तो इसमें क्या हो रहा है कि मॉडर्न जनरेशन्स का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन लोगों को ना ये बातें पढ़ने के लिए या फिर सुनने के लिए या फिर जानने के लिए मिलती नहीं है। जैसे कि हमारे जो नई नस्ल है उनको ना इकबाल के बारे में पता है, ना कबीर के बारे में पता है, ना गालिब के बारे में पता है, क्योंकि वर्षा ही इतना बढ़ चुका है कि ये तेरा है, ये मेरा है। मैं इसकी रेखा की तरफ से आपको जवाब देना चाहती हूँ। मैं इसमें 6 साल से बल, और ये कि अब गालिब उर्दू वालों के शायद में गलत है। जॉन एलिया जितने उर्दू वालों के नहीं हैं, उससे ज्यादा हिंदी वालों के हैं, क्योंकि अब जो है एक तो ऑडियो विजुअल की वजह से, और हमारी कोशिश ये कि ये कल्चर है जो प्रमोट हो रहा है, जिस चीज की तरक्की हो रही है वो उर्दू कल्चर है। तो वही सांझी विरासत जो सच्ची थी वो अंदर दबी हुई थी, और आज के दौर में उस वक्त की पॉलिटिक्स ये कह रही थी कि इसको मैन्युपुलेट करो, इस चीज को खत्म करो। एक था, आज का भी कोई बहुत सपोर्टिव नहीं है, लेकिन जब बात कल्चर की आती है, जब हमारी म्यूजिक की बात आती है, जब शायरी की बात आती है, तो ये मिट जाता है। अब हमारी जो भी चीजें हैं, इतनी बड़ी साइट है, उसमें उर्दू में भी लिखा है, देवनागरी में भी लिखी है वही शायरी, यानी कि मीर अनीस के बरसी देवनागरी में भी है और रोमन में भी लिखी गई हैं गजलें। तो और रोमन का ये नहीं कि अनसन व्यू लिख दो, एक खास एक प्रोटोकॉल है कि उर्दू जब रोमन में लिखी जाएगी या हिंदी। आज मैं बात कर रही थी, मेरी किताब आई है उर्दू शायरी का शब्द आकाश। अब देखिए वो मुझसे बोले कि हिंदी में तो फिर डैश लगाना बीच में, शब्द आकाश। मैंने कहा मगर उर्दू शायरी में हम मिला के एक लफ्ज बना देते हैं। वो मान गए मेरी बात, बोले हाँ हजरा इसका नाम यही होना चाहिए। अब वो एक ट्रांसलेशन था कि वीर का वो शेर था कि मैं तलमीहात के बारे में लिखा था कि मूसा की तलमीहात क्या है, कि उसमें कि मेरे आगे, हाँ हजरत सुलेमान की औरंगे सुलेमान मेरे आगे की रतीब थी। तो अब उन्होंने मात्रा नहीं लगाई। अब उन्होंने, मैं उस लड़के से मैंने कहा जो टाइपिस्ट था, मैं हिंदी में टाइप नहीं करती, उर्दू में टाइप करती हूँ, अंग्रेजी में टाइप करती हूँ, और सारी किताबें खुद टाइप करती हूँ अंग्रेजी उर्दू दौर में। तो उसने कहा कि इसमें छोटी ई की मात्रा लगाओ। तो मैंने कहा कि तो मेरे आगे हो जाएगा। तो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि आधी रा की मात्रा लगाएं कि क्या करें। तो इन सब पे काम हो रहा है, और बच्चे जिस शौक से आते हैं उसमें पॉडकास्ट बनती हैं, ऑडियो बनते हैं, वो सुनते हैं और अल्फाज समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी जो है उसमें इतने क्लिक होते हैं। अब तो हर चीज हम क्लिक से काउंट करते हैं ना,
तो इतनी खराब सूरत हाल अब नहीं है अगर हम उसको सही तरह अप्रोच करें। मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। लोगों ने बहुत बात करी है कि उर्दू ऐसी अर्थसाजी ज़बान है। मैं समझती हूँ कि पहले जो था कारोबार की वजह से हुआ करती थी, उसके बाद आवाम में अक्सर जश्न की वजह से हुआ करती थी। जश्न एक ऐसा पहलू है जिसके बिना इंसानियत अधूरी है, और हमारी जो कुछ हमारी बातें जैसे तहजीबी जश्न होते हैं या ईद त्यौहार है, ये सारी बातें जब होती थी तो शायद वही हमें एक करती थी और तहजीब की ज़बान बनी या हमारी ज़बान बनी या मिली जुली ज़बान बनी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने एक पूरी विरासत देखी है, तो बताइए आप जो पहले जब देखा करते थे गंगा जमुनी तहजीब या जो भी आपके यहाँ मुस्तक़बाल जो कुछ आपने देखा, आप कितनी हद तक बदलता देख रहे हैं या फिर ये चीज़ें फिर दोबारा लौटेंगी या क्या होगा? ये हो सकता है कि मैं मतलब ज़्यादा रोमांटिक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें गई नहीं, ये चीज़ें गई नहीं, ये चीज़ें बरकरार बिल्कुल एक पॉपुलर लेवल पे ये चीज़ें बरकरार है, इतनी आसानी से दी जाती है। जो सदियों में बनी है, जो 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 साथ साथ जश्न मनाने के तरीके बने हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। कोशिश हो रही है, हम जानते हैं, है ना, और समझने की कोशिश करते हैं, इन कोशिशों को समझने की कोशिश हम भी करते हैं, है ना, लेकिन वो चीज़ें हैं। और जाहिर है इस सारे प्रोसेस में जिस चीज़ को हम जिस कल्चरल डोमेन को हम उर्दू कहते हैं वो भी उसी से निकली, उसी साथ साथ के सेलिब्रेशन से, जश्न मनाने से ही निकली है और उसी से रीइंफोर्स भी होती है। यानी कि मैं जब रेख्ता का फेस्टिवल देखता हूँ तो कमर्शियलिज्म तो देखता हूँ, वो भी देखता हूँ, लेकिन साथ साथ भीड़ देखता हूँ, साथ भीड़ देखता हूँ। ज़बान समझने की ललक है। हाँ, और कम से कम ललक भी नहीं हो तो ललक ही है सब। ऐसे कुछ एक कमी महसूस कर रहे हैं कि शायद यहाँ मिल जाए कि कुछ है जो कि अधूरा है, यहाँ शायद मिल जाए। बिल्कुल सही। जश्न में इन दोनों को मिलाना और मॉडर्न तरीके से मिलाना, ये करें। अब आज के हिसाब से करेंगे। बीत उन्होंने नज़में कही, रज़ी अकबर आबादी ने मेले ठेलों में गाई जाती थी, अब वो मेले ठेले बदल गए, कमर्शियल हो गए, तो उसकी नौयत भी बदलेगी। मैं सर ये जो आम लोगों की ज़बान है जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं, अब इसमें न फारसी ज़बान अल्फाज हैं न हिंदी के शब्द हैं, तो एक तजवीज़ ये थी कि क्यों ना हम हिंदुस्तानी के जो सादा अल्फाज हैं उसकी एक डिक्शनरी तैयार करें। गालिबन जावेद नेहरू ने कहा था, और अभी हाल में आपके साथ ये जावेद अख्तर ने भी ये बात की थी कि अगर ये काम शुरू हो सके तो शायद हम उस विरासत को, सांझी विरासत को आगे यानी न सिर्फ बहाल कर सके बल्कि उसे फ़रोग़ देने की, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी इसमें हो सकती है। इसके बारे में आपको क्या है? अपना ख्याल बता सकता हूँ। देखिए ये अपने आप में ये जो ख्वाहिश है कि ये एक कॉमन डिक्शनरी उस आम ज़बान की बने और बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को ख़ास खुशकिस्मत इसलिए समझता हूँ, और ये बात हम सब पे लागू होती है, कि इस आम ज़बान के साथ साथ हमारे पास तीन क्लासिकल ज़बान का रजिस्टर भी मिलता है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उससे क्या ले सकते हैं, हम में वो काबिलियत है या नहीं है, लेकिन अगर हम में है तो हम उससे भी अलग नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें भी वो भी है और वो भी हमारा है, रहना भी चाहिए। हाँ, वो भी हमारा है। बल्कि ये रोमन वाली जो बात आपने कही कि रोमन में लिखने से मुझे लगता है कि उससे दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, उससे दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि खत रहे, है ना, खत रहे, मंजूरी सबको, इतनी सी बात है। और इतनी सी बात थी, इनिशियल बात इससे ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ इतनी थी। एक तजवीज़ ये थी कि उर्दू वाले फारसी रस्मुल ख़त में लिखते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें,
हिंदी वाले देवनागरी में करते रहे, लेकिन हिंदुस्तानी को या उर्दू का जो अदब है, जो अफसाने हैं, कहानियाँ वगैरह हैं, उसको अगर देवनागरी में जैसा कि रिश्ता कर रही है इस वक्त काम, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। और हम देखते हैं कि जब वही गालिब हो या फैज़ हो या किसी और शायर का कलाम हो, अगर उसको देवनागरी में छापते हैं तो वह धड़ाधड़ बिकती है किताबें, और वही किताब उर्दू में आप बहुत कम बिकती है। तो देवनागरी को इस तरह देवनागरी में उर्दू को मुंतकिल करने में क्या दिक्कत है? इसके लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए, ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं और आपके बोलने से पहले मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ। 60s की बात है, नहीं 60s की बात है, 60s के बहुत कम बूढ़े लोग हैं, उसमें मैं एक हूँ। 60s में मैंने पढ़ा था, हल्का हल्का सा मुझे ख्याल है, 2 मुझे यादें मेरे जहन में है। एक पंडित नेहरू जी ने कहा था कि ये मसला है, इसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए तो मसला हल हो सकता है, एक। और 60s में समटाइम 63 या 64 में शमा एक मैगजीन हुआ करता था उर्दू का, उसमें असमत चगताई का एक मजमून आया था जो मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने देवनागरी को, उर्दू स्क्रिप्ट को, उर्दू लैंग्वेज को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने की बात कही थी। बड़ी तगदू हुई थी उस वक्त, बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था उनको। कि एक तरफ इसमें कोई शक नहीं है, शेयर्ड हमारी विरासत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसको बार बार कहें। लेकिन फिर भी एक तरफ ये बात भी है, दूसरी तरफ हम अक्सर भाषा की अस्मिता और लोगों की अस्मिता की बात करते हैं, आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल विच इज आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज। तो उसका जो है रोल इस हमारी साझा विरासत में क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये है तो कुछ तो ये सब सेंट्रीपिटल फोर्सेज जो इसको बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज हैं जो इसको बिगाड़ने का। तो इस पर कुछ मैं चाहूँगी, अस्मिता का सवाल जो है, क्या ये एक नेचुरल और अच्छा सवाल है, या ये भी वो हाईजैकिंग जिसकी बात आप कर रहे थे उसका ये अंग है? ये इस पर मैं सर आइडेंटिटी के साथ मैं एक और इसका इजाफा करना चाहूँगा। नेचर ऑफ दी लैंग्वेज, नेचर ऑफ दी जो लैंग्वेज है वो स्क्रिप्ट का साथ देती है या नहीं है, वो भी एक सवाल है। जैसे गजल हो गई है, ऐसे कितने अल्फाज में चेंजेस हो जाएंगे जो उनका तलफ़्फ़ुज़ तब्दील हो जाए। क्योंकि आपने भी सुना होगा, वो क्या है, वो किसी हिंदी कवि का, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को भूल। नहीं इसमें नहीं, देखिए ये हाईजैकिंग वाला सवाल हो जरा। हाँ, नहीं देखिए ये कि जो बात हम इशारतन कह रहे थे कि अबाउट लैंग्वेज बीइंग बोथ कॉज, लैंग्वेज स्क्रिप्ट बोथ बीइंग वर्किंग एट द कॉजल लेवल एंड बीइंग अ सिम्पटम, है ना, कि वो कि जो फोर्सेस जो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, कि हो सकता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो जो कि बिखेरने का काम कर रही हैं, वो लिंग्विस्टिक ना हो, वो लैंग्वेज को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है इन ऑर्डर टू डू दैट। ठीक है, दो बाय द वे एटिमोलॉजिकल फुटनोट्स जल्दी से। वन ऑन देवनागरी, अगर आप 19वीं सदी के जो मेमोरेंडा जो दिए जाते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मालविया तक जो मेमोरेंडा दिया गया, उनमें देवनागरी नहीं है, वो नागरी है। ये नागरी इस प्रोसेस में कहीं उसका हाईजैक हो जाता है और वो देवनागरी बन जाती है। मैं इसको कभी देवनागरी नहीं कहता हूँ, मैं नागरी कहता हूँ। उर्दूगरी हो जाएगी जरा। हाँ, अब जब चेंज हो जाएगा तो वो देवनागरी बदलकर उर्दूगरी हो जाएगी, है ना। ये देवनागरी जो है ना, ये इसको हिस्टोरिकली समझने की जरूरत है, है ना। ये मतलब नागरी है ना। नागरी का मतलब शहर अच्छा देखिए, शहर की स्क्रिप्ट है।
नागर स्क्रिप्ट है ना। तो ये जो हम बता रहे थे आपको, जो दो स्ट्रीम्स थे, है ना वो। अच्छा ठीक है। दूसरा जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और कुछ लोग कम से कम साइंस वाले हैं यहाँ पे तो अप्रिशिएट करेंगे, आइडेंटिटी जो शब्द है ये बहुत मज़ेदार शब्द है। खासतौर से अगर कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्री से वाकिफ हों तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज होती हैं, यानी कि दो एक्सप्रेशंस हों एंड यू प्रूव दैट दे आर आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटी is to prove that even though they don't look the same, they are the same. आइडेंटिटी ठीक है। आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है? हम आप जैसे नहीं है, नहीं है, ठीक है। सो दैट द टर्म आइडेंटिटी मार्क्स both similarity and difference, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो ओनली डिफरेंस, वो मार्क्स ओनली डिफरेंस, है ना। ये आइडेंटिटी शब्द जब इस्तेमाल होता है तो इसमें हमेशा ये टेंशन, मेरे लिए हमेशा ये टेंशन बना रहता है कि आइडेंटिटी आप कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। जी जी इलान साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी सवाल या कुछ इजहार ख्याल। जिन बातों का यहाँ जिक्र हुआ, तो अभी हाल ही में मैंने पंडित नेहरू के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, तो उस वक्त मुझे ज़बान को लेकर के पंडित नेहरू के जो ख्यालात हैं उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो बहुत सारी बातें जो हम यहाँ कर रहे हैं वही बातें पंडित नेहरू भी कहते थे आज़ादी के बाद। आपने जिन बातों का जिक्र किया वो ज़्यादातर जो आज़ादी से पहले का था। आज़ादी के बाद वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनका ये था कि तीनों साथ साथ चले। हाँ, वो कहते थे कि जिनको फारसी रस्म खत में लिखना है उनको फारसी रस्म खत में लिखने दीजिए, जिनको देवनागरी में लिखना है उनको देवनागरी में लिखने दीजिए। लेकिन वो कहते थे कि हम बच्चे को ये मजबूर नहीं कर सकते कि स्कूल में दोनों रस्म खत सीखे जाए, वो इसके ख्याल नहीं थे। पंडित नेहरू बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि उनके बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए कि आप फारसी रस्म खत भी सीखिए, देवनागरी रस्म खत भी सीखिए, तो उस पर छोड़ दीजिए। वो जिस रस्म खत में चाहता है उस रस्म खत में उसको लिखने दीजिए। और वो जैसा कि बेग साहब ने कहा, पंडित नेहरू ये चाहते थे कि हालांकि ये बहुत मुश्किल है उर्दू बोलने वाले के लिए भी ये बताना है कि उसमें कौन सा फारसी का लफ्ज़ है, कौन सा लिखा है, कौन सा तुर्की है वगैरह वगैरह, लेकिन वो चाहते थे कि जो इस्तेमाल में है जो अल्फाज आम हिंदुस्तानी जो समझता है उन अल्फाज की डिक्शनरी बनाई जाए और एक ऐसे अल्फाज की डिक्शनरी बनाई जाए चाहे वो संस्कृत के हो वो अलग से या फारसी के हों, वो जो टेक्नोलॉजी है इस्तेलाहात है उनकी अलग डिक्शनरी बनी जाए। ये बोलना बड़ा आसान है लेकिन काम किया नहीं किसी ने। तो वो चाहते थे कि तीनों, वो तो बल्कि ये चाहते थे कि रोमन में भी लिखी जाए। और तजुर्बे के तौर पर पंडित नेहरू ने अपने बहन की शादी का रुखा हिंदुस्तानी रुखा रोमन स्क्रिप्ट में शाये किया था, लेकिन बड़ी मुखालिफत थी तो उन्होंने फिर उसको वापस ले लिया। उनकी शादी का उर्दू में था। मेरा ये कहना है कि वो खुद शादी का जो उनके ख्यालात थे अपने ही काबिना वज़रा से या अपनी साथी से उस पर वो अमल नहीं करवा सके। जो काम पंडित नेहरू ने नहीं किया वक्त ने वो काम कर दिखाया और रेख्ता वही काम कर रहा है। रोमन में भी है, देवनागरी में भी है, उर्दू में भी है। मेरा शख्सी तौर पर ख्याल है कि हमको तीनों लिखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। जिसको इसका हल एक है कि ऑडियो डिक्शनरी जरूरी है और ये काम हो रहे हैं। मैं इस बात कहती हूँ कि खुद राह बना देगा बहता हुआ पानी में। हमें अपनी पॉजिटिविटी किसी न किसी तरह बरकरार रखनी चाहिए। गजल को गजल बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हिंदी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मेहनत के साथ, तवज्जो के साथ इस पे हम काम करके इस दूरी को दूर कर सकते हैं। और मैंने पिछले ये आपका जो रेख्ता किया और हिंदी की वजह से वहाँ पे जो इंटरव्यूज होते हैं तो 50-60 हिंदी के स्कॉलर्स के मैंने इंटरव्यूज सुने, बहुत अच्छा करते हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जितना हिंदी वालों ने उर्दू लिटरेचर को पढ़ा है उर्दू वालों ने हिंदी लिटरेचर को नहीं पढ़ा। आप सही कह रहे हैं, मैं ये कोशिश हो रही है मैं पढ़ूँ वो। मेरा एक सवाल है अजय जी से और अजीज साहब से, और क्योंकि हम लोग यहाँ ज़बान से मोहब्बत करते हैं इसलिए जमा हुए हैं, तो आप लोगों को ये कैसा लगता है कि जब हिंदी का हिंदुआइजेशन होता है अजीज साहब, और आपको कैसा लगता है जब उर्दू का इस्लामाइजेशन होता है ख़ास ज़बान के प्रोग्राम्स में?
नहीं, जहाँ तक हमारा अपना लगने का सवाल है जी, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग करते क्यों है? क्योंकि हम लोग समझदार हो गए। ये यौम उर्दू अगर बना रहे हैं, अगर हम लोग यौम उर्दू बना रहे हैं, यौम हिंदी बना रहे हैं, तो उसका शुरुआत हम कुरान की तिलावत ये सबसे गलत बात है। इस यौम उर्दू अगर हो रहा है तो वहाँ पे ज़बान इसलिए लोग और दूसरे करीब नहीं आते, ये हो जाता है। छोटी सी बात, शायद वो आपका जवाब नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा बुरा लगता है, हम कर क्या सकते हैं अपने पोजीशन में। एटलीस्ट हम लोग जब उस इंतजामिया में वो ना करें। ये बात सुनिए, जब मैं एसपी शिमोगा था या जहाँ कहीं भी था, बस विशेष रूप से शिमोगा, क्योंकि मेरी वहाँ पे पोस्टिंग उस हालात में हुई थी कि बहुत कम्युनल रॉयट्स वहाँ पे हो गए थे। उसके बाद मुझे वहाँ पोस्ट किया गया था और 2 साल में रहा। तो दोनों लोग मुझे इनवाइट करने आते थे, जैसे कन्नड़ वाले लोग आए, हिंदू महासभा वाले, कन्नड़ वाले क्यों, हिंदू महासभा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, तीनों लोग मिलके मुझे किसी फंक्शन को इनवाइट करने आए। तो मेरी शर्त ये रहती थी, मैं तब आऊँगा जब आप उर्दू के जाने माने आदमी को उसी फंक्शन में कोई चीज टेस्ट करके बुलाएं तो मैं आता हूँ, नहीं तो नहीं। सही। और अगर उर्दू वाले भी बहुत आते थे बुलाने मुझे, तबलीग वाले वहाँ पे कुछ है, उनकी सपोर्ट ज़्यादा है, वो जब मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाने आते थे तो मैं ये कहता था, हिंदू सो महासभा वाले बुलाओ तो मैं भी आता। अच्छा, तो इस तरह से उनको कम से कम बात तो करें, सुने तो एक दूसरे को। जी बिल्कुल, इसलिए कर सकते थे। सही कह रहे हैं। पता नहीं आप क्या कीजिए। नहीं, दरअसल अदब का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब कोई कहता है कि इस्लामी अदब, हिंदू अदब, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अदब अदब होता है, मजहब मजहब होता है। इसीलिए हमने कोशिश ये की है, उर्दू एकेडमी से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, वहाँ भी हमने ये कोशिश की कि उर्दू का जलसा उर्दू ही का रहे, मजहबी जलसा ना बनने पाए। ये हमने कोशिश की है। और मिलन सर अच्छा मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, वो खुद गवाह हैं इस बात के कि हमने इसको हमेशा दूर रखा है। दूसरी बात ये है, उर्दू हिंदी की एक साझा विरासत रही है। पिछले 30 सालों में देख रहा हूँ कि उर्दू का इस्लामाइजेशन हुआ है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अब हिंदू उर्दू नहीं पढ़ते। हम लोगों ने बचपन में खिलौना कलियाँ जैसे मैगजीन्स पढ़े थे, उसमें विशेषर प्रदीप भी लिखते थे, जफर पयामी भी लिखते थे, पुश्तर ग्रामी लिखते थे, कृष्ण चंद्र लिखते थे, ब्रजनराय चकबस की नज़में आती थी। 1985 के बाद वो तबका जो हिंदुओं का, वो तबका जो उर्दू जानता था, वो ख़त्म हो गया तकरीबन। मैंने दिल्ली में भी काम किया 1988 से 1996 तक। जमुना दास अख्तर से मुलाकात हुई, जो शायद चिराग सहरी साबित हुए, और उसके बाद शायद मैंने उन हिंदुओं को नहीं देखा जो उर्दू पढ़ते होंगे। तो एक बहुत बड़ा जो खतरा मंडरा है आज, वो ये कि उर्दू का इस्लामाइजेशन हो रहा है। जैसे बेंगलुरु शहर में मुसलमान तकरीबन 18 से 22% होंगे। यहाँ पे कोई 550 मुस्लिम हाई स्कूल्स हैं, और इनकी ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम की तालीम होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि कोई मुस्लिम बच्चा भी उर्दू नहीं पढ़ता। कल जितने बच्चे आए थे उसमें से कितने उर्दू पढ़ते होंगे मुझे पता नहीं है। खुद उर्दू स्कूलों की हालत भी बहुत ख़राब है। तो इसकी वजह से उर्दू का जो सेकुलर कल्चर है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पर मैं ज़रा तफरीक करना चाहूँगा शिमाल और जुनूब में। ये हमारे यहाँ ख़ासतौर पर कर्नाटक में और गालिबन आंध्र प्रदेश में भी उर्दू मुसलमानों की ज़बान रह गई है, यानी कुछ मुसलमानों की, तमाम मुसलमानों की भी नहीं, क्योंकि खुद कर्नाटक में ऐसे मुसलमान भी हैं जो उर्दू नहीं जानते, पढ़ते नहीं। उनकी ज़बान कन्नड़ है या कोई और तमिल है। तमिलनाडु में वहाँ के मुसलमान उर्दू कहाँ जानते हैं, वो तमिल बोलते हैं। केरला के मुसलमान मलयालम बोलते हैं। तो उर्दू का और हिंदी का जो मुश्तरका इलाका है, जिसको हम अवध कहते हैं या दिल्ली का इलाका है सेंट्रल, वहाँ पर हालात बदल रहे हैं। इस वक्त
मैंने जश्न रेख्ता में जितने नौजवानों को देखा है, लड़के लड़कियां, कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी के और शायर, ये उर्दू सीख रहे हैं और उसके लिए मैं रेख्ता को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि उनकी ये तहरीक जो है वाकई उर्दू को दोबारा जिंदा करने की तहरीक है। हाँ, खुद हमने देखा कि जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम किए या उर्दू सिखाने की बात की तो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी गैर मुस्लिमों ने उसमें ली है। खुद उर्दू एकेडमी के जो उर्दू क्लासेस चलते हैं यहाँ पे, वहाँ आप देखेंगे कि हर उम्र के नौजवान लड़के लड़कियाँ, उम्र रसीदा लोग भी, गैर मुस्लिम लोग आकर उर्दू सीखना चाहते हैं। उर्दू की अपनी एक अट्रैक्शन ऐसी है, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। रंगे फजल एक प्रोग्राम यूनाइटेड काउंसिल हमारे काउंसिल में शुरू किया, तो जहाँ जहाँ रंगे फजल के प्रोग्राम हुए वहाँ पर आप देखेंगे कि गैर मुस्लिम लड़के लड़कियाँ आकर बाकायदा उसमें हिस्सा ले रहे हैं और इनाम पा रहे हैं। मतलब अभी केरला में प्रोग्राम हुआ हमारा रंगे फजल का, तो केरला में एक प्रोग्राम हुआ अभी हाल में, वहाँ पर हमारे अरकान गए थे, वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरह दिलचस्पी लेकर वो वहाँ सीख रहे हैं उर्दू, केरला जैसी जगह में। तो उर्दू का रिवाइवल इस वक्त हो रहा है और उसके लिए यकीनन ये जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वो बहुत मददगार साबित हो रहा है। बहुत सही फरमाया। और मौसीकी भी बिल्कुल। तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हालात बदल रहे हैं और इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। कि वो साझा विरासत के वारिस हैं, तो जब मैं उनकी तकरीर सुन रहा था या जो सारे ख्याल कर रहे थे, मुझे लग रहा था वो हिंदुस्तानी बोल रहे हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.